रेडियो कथा रत्न। रेडियो कथा रत्न पर आज आप सुनेंगे मेरी यानी रत्ना रॉय की लिखी कहानी और फिर एक दिन। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें और आज जो पहली बार सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए शुरू करते हैं कहानी और फिर एक दिन। इस बार जनवरी की छुट्टियां एक के बाद एक ऐसे पड़ रही हैं कि चाहे तो हम सब एक साथ एक छोटा सा हॉलिडे टूर करके आ ही सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? शाम को बड़े दिन की एक घरेलू पार्टी में ये बात सबके सामने आदित्य ने रखी। घरेलू पार्टी यानी एकदम ही घरेलू, बाहर का कोई नहीं, बस जॉली दीदी और राहुल जीजा जी, साथ में उनका 8 साल का बेटा मन्नू, आदित्य और उसकी नई दुल्हन रागिनी, इनके अलावा डॉली और आदित्य के पापा सूर्यशेखर। सूर्यशेखर ने पहले उस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बेटा और दामाद मिलकर उन्हें जबरदस्ती ऊपर छत पर ले आए। आपके बिना पार्टी जम नहीं सकती पापा, चलना तो पड़ेगा ही। दोनों ने यही कहा। 10 साल हो गए उन्हें रिटायर हुए, लेकिन 1.5 साल पहले पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के बाद से ही सूर्यशेखर खुद को सबसे दूर एकाकी जीवन की ओर ठेले जा रहे हैं। सिर्फ मन्नू ही ऐसा है जिसके आते ही उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। बाकी समय जैसे एक उदासी की चादर से खुद को ढके रहते हैं। रागिनी को इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सूर्यशेखर की अपनी बहू से भी काफी अच्छी बनती है। रागिनी बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो चुकी थी। इस घर में आने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए ससुर बहू से ज्यादा पिता और पुत्री के रिश्ते में ढल गए हैं। आदित्य और रागिनी की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। कॉलेज में पढ़ते हुए ही अचानक आदित्य और रागिनी की शादी हो गई। रागिनी दिल्ली में ही बड़ी हुई है। उसके पिता वहीं नौकरी करते थे। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद रागिनी की मां ने अपने पिता के पास कोलकाता फिर लौट के न जाने का निर्णय लिया और दिल्ली में ही एक नौकरी तलाश करके वहीं रह गई। मां के रहते हुए भी रागिनी को कभी मां का साथ मिल नहीं पाता था। आया ही उसे खिलाती और सुलाती थी। मां के साथ के लिए मन बहुत दुखी होता, लेकिन मां अपनी काम की व्यस्तता के कारण कभी उसे वक्त दे ही नहीं पाती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और रागिनी देखते ही देखते कॉलेज में आ गई। यहाँ सोहेल नाम के एक मुस्लिम लड़के के प्रेम में रागिनी डूब रही है। ये खबर मिलते ही माँ खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और इतनी मजबूत दृढ़ निश्चयी माँ एकदम से टूट गई। लड़का मुस्लिम है इसका डर नहीं, बल्कि डर रागिनी के लिए था। प्रेम और शादी एक चीज नहीं होती। शादी के बाद अगर लड़की दूसरी संस्कृति और परिवेश अपना नहीं पाई तो क्या होगा? ये सोच उन्हें खाया जा रहा था। पति की मृत्यु के बाद बेटी के लिए ही सब कुछ छोड़कर यहीं दिल्ली में रहने का निर्णय किया था। खुद को मजबूत करके पैसा कमाने निकल पड़ी थी, ताकि रागिनी को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। आज उसी ने इतने दिनों बाद सब कुछ खोता देखकर वो अपना संतुलन रख नहीं पा रही थी। किसी हिस्टीरिया रोगी की तरह उनका व्यवहार हो गया था। अपना सर पीट पीट कर खुद को शापित होने की बात बोल बोल कर रोती और रागिनी के पांव पर अपना सर रख देती। मां का ऐसा हाहाकार और रोना देखकर रागिनी बहुत डर गई थी। 7 दिन लग गए उसे खुद को नए हालात से समझौता कराने में। फिर एक दिन मां के ऑफिस में फोन करके उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में अपना फैसला सुना दिया और कहा, मां, मैंने सोहेल को ना कर दिया है। मां के कलेजे में जैसे हथौड़ी की आवाज गूंजने लगी। उन्होंने पूछा, और सोहेल? सोहेल बोला, वो सारी जिंदगी मेरे लिए इंतजार करेगा। फोन के उस पार से भी मां रागिनी के निशब्द रोने की आवाज साफ सुन सकती थी, लेकिन उनके अपने डर की आवाज ने किसी और आवाज को दिल पर हावी होने ही नहीं दिया। इसके बाद मां ने और देर करना उचित नहीं समझा। एक अच्छा सा परिवार देखकर जो दिल्ली में नहीं
कोलकाता में रहता है। उनके इंजीनियर लड़के आदित्य के साथ शादी कर दी। आदित्य बहुत ही अच्छा लड़का है। एक लड़की जैसे गुण अपने पति में चाहती है, वो सब गुण उसमें मौजूद हैं। हंसमुख, खुले मन और विचारों का है। लाख खोजने पर भी रागिनी को उसमें ऐसा कोई दोष नहीं मिला जिसे लेकर वो कह सके कि आदित्य में कोई कमी है। एक दिन फोन पर रागिनी ने मां को बताया, आदित्य वाकई बहुत अच्छा लड़का है मां। सुनकर मां का मन शांत हुआ कि उन्होंने जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं की। सिर्फ आदित्य ही नहीं, दीदी, जीजाजी, पापा सभी ने बहुत कम समय में ही रागिनी को अपना लिया और बहुत प्यार भी करते हैं। पास ही रहने के कारण अक्सर उनका घर आना जाना लगा रहता है, या रागिनी और आदित्य कभी उनके घर चले जाते हैं। कुल मिलाकर उनका जीवन आनंद में ही लग रहा था। आज भी ऐसा ही एक दिन था जब बड़े दिन की छुट्टी मनाने सब एक साथ एकत्र हुए हैं और खाने पीने के साथ इधर उधर की नाना बातें होने लगी। सभी इस बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, बस सूर्यशेखर ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। ऐसे में ही आदित्य ने अगली छुट्टी पर कहीं घूमने जाने की बात कही। इसके पहले कि कोई कुछ कहे, सूर्यशेखर एकदम से बोल उठे, बनारस। थोड़ी देर के लिए सब अवाक होकर चुप से हो गए। एक कम बात करने वाला व्यक्ति अचानक ही अगर अपना मत दे दे तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। रागिनी फ्राई काजू उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली, वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा पापा। अब तक बनारस के बारे में सिर्फ सुना और पढ़ाई ही है। कई बार बनारस के ऊपर से गुजरना भी हुआ, लेकिन कभी बनारस देखना नहीं हुआ था। उसके बाद डॉली की ओर घूमकर बोली, क्या दीदी जाएंगी ना? डॉली राहुल की ओर देखकर बोली, आप छुट्टी मैनेज करेंगे ना? राहुल बोला, बनारस हम लोग जा रहे हैं। पापा की जब इच्छा हुई है तो उनको घुमाने ले जाना ही होगा। सूर्यशेखर बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही एक नाम बोल दिया। जरूरी नहीं कि मैंने जो नाम लिया है तुम लोग वहीं जाओ। आप लोग अपनी सुविधा से जो ठीक समझे तय कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राहुल बोला, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रात के ट्रेन से बनारस जाएंगे और 4 दिन घूमने के लिए बनारस सबसे बेहतर जगह होगी। सब तय हो गया, ट्रेन की टिकट भी हो गई। अब बस बनारस निकलने का इंतजार था। बनारस पहुंचकर सबसे पहले दशाश्वमेध घाट के पास ही एक होटल में जो कमरे बुक थे वहां पहुंचकर फ्रेश हो लिए और निकल पड़े अपने पहले पड़ाव की ओर। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद दशाश्वमेध घाट से नौका विहार करते हुए मणिकर्णिका घाट। बीच गंगा में इस तरह ठंडी हवा के थपेड़ों के साथ एक प्राचीन शहर के उन घाटों को देखना जिनका पुराणों, कहानियों, किंवदंतियों में उल्लेख है, एक विचित्र सी अनुभूति हो रही थी। ऐसी अनुभूति व्यक्ति सुनकर नहीं, खुद वहां खड़े होकर ही अनुभव कर सकता है। फिर शाम को गंगा आरती के मनोरम दृश्य और संगीत का आनंद, जैसे सफर की सारी थकान गायब ही हो गई थी। आज बनारस में तीसरा दिन है। तय हुआ कि विंध्याचल मंदिर और चुनार फोर्ट देख के आया जाए। सूर्यशेखर आज जाने से मना कर दिए। थकान के कारण वो और यात्रा करने से डर रहे थे। इतनी ठंड और लंबी यात्रा के कारण कहीं उनकी तबीयत बिगड़ न जाए, इस डर से फिर किसी ने उन पर जोर भी नहीं दिया, बल्कि होटल में ही रहकर आराम करना सबको सही लगा। सूर्यशेखर जैसे इसी इंतजार में थे। बच्चों के निकलते ही वो स्नान आदि कर होटल से निकल पड़े। 3-4 महीने पहले ही अचानक एक दिन रास्ते में मुलाकात हो गई थी बचपन के एक मित्र प्रदीप से। गांव के स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। जैसे ही स्कूल छूटा, प्रदीप का साथ भी छूट गया। सूर्यशेखर आगे की पढ़ाई के लिए चले आए थे कोलकाता शहर में। बड़े शहर और ऊंची शिक्षा के माया जाल में जितनी तरह से फंसा जा सकता है, उन सब तरह से जकड़े गए थे वे। माँ पिताजी की मृत्यु के बाद फिर कभी गांव से कोई रिश्ता ही नहीं रहा। बहुत दिनों बाद प्रदीप को देखकर भी पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल वैसा ही था, बस शरीर पर बढ़ती हुई उम्र के कुछ निशान ही पड़े थे।
बड़े प्यार से प्रदीप को अपने घर ले आए थे। वो अभी भी गांव में ही रह रहा था। काफी दिनों बाद बचपन के दो साथी मिले। बचपन की बातें जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही बातों बातों में गोपा का पता चला। हाँ, गोपा, सिर्फ 2 अक्षरों का एक शब्द, लेकिन सुनते ही जैसे कई दिनों की प्यासी धरती पर मानो बारिश की फुहार पड़ी और उसकी सौंधी खुशबू के साथ बचपन की उन यादों ने उसकी चेतना पर काबू ही कर लिया था। गोपा की शादी बगल के ही गांव में हुई थी। बस इतनी ही खबर थी उसके पास। इतने दिनों बाद गोपा के बारे में प्रदीप से सुनकर मन बेचैन हो उठा था सूर्यशेखर का। करीब साल भर पहले ही प्रदीप बनारस घूमने आया था। यहीं पर उसकी मुलाकात विधवा गोपा से हुई थी। बनारस में ही बंगाली टोला में रह रही है। उसके बेटे बेटियों ने उसकी देखभाल से इनकार कर दिया था। बहुत ही कष्ट में उसके दिन गुजर रहे हैं। ये सब जानकर सूर्यशेखर का मन दुखी हो गया था। तब से ही उनके मन में बार बार बनारस आने का ख्याल आता। बस एक बार गोपा से मिलकर उसे देख आने की तीव्र इच्छा होती। सूर्यशेखर के पास रुपए पैसों का कोई अभाव नहीं था। किसी तरह अगर गोपा की थोड़ी सी मदद कर सकते तो बहुत अच्छा होता। उनके दिमाग में यही बात चलती रहती। इसलिए जब उस दिन आदित्य ने घूमने जाने की बात कही तो अनायास ही सूर्यशेखर के मुंह से बनारस का नाम निकल गया। होटल से निकलकर बंगाली टोला जाने का रास्ता पूछने पर पता चला नौका से उस पार जाकर थोड़ा पैदल चलने के बाद उस जगह पहुंचा जा सकता है। नौका पर बैठने के बाद जैसे जैसे नौका आगे बढ़े सूर्यशेखर की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। जाड़े के दिन हैं, इसलिए सुबह बादल और कोहरे से ढकी लग रही थी। गंगा की ठंडी हवा ने गांव के वो दिन याद दिला दिए जब संक्रांति के समय सूर्यशेखर की माँ खीर पूरी और लड्डू बनाती थी। गोपा नरेंद्र स्कूल मास्टर की बेटी थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। कोई उसके घर खीर पूरी नहीं बनाता था, इसलिए सूर्यशेखर अपने हिस्से से बचाकर उसे चुपके से दे आते। आज अचानक नए चावल, गुड़ और मीठी खुशबू से सूर्यशेखर घिर गए थे। मन में सवाल उठने लगे, गोपा सूर्यशेखर को पहचान पाएगी ना? क्या सूर्यशेखर गोपा को पहचान लेंगे? सोचते हुए उन्हें खुद ही हंसी आ गई। उसकी ठुड्डी पर वो तिल क्या कभी भुलाया जा सकता है? यह यात्रा जैसे हवा के साथ बहे चले जाने के लिए लग रहा है। सारे जीवन में कभी भी तो गोपा की याद नहीं आई। आदित्य और डॉली की माँ के साथ मजे में ही जीवन गुजर गया। कभी किसी क्षण के लिए भी कहा नहीं जा सकता कि सूर्यशेखर कभी वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं थे। लेकिन उस दिन अचानक ही प्रदीप के साथ हुई एक मुलाकात में ही जैसे उसे खींचकर नए चोर भंवर में डाल दिया था। हो सकता है और दूसरों की तरह सूर्यशेखर भी उम्र के इस दौर में आकर अपनी जड़ों में वापस लौटना चाह रहे थे। गंगा की लहरों में बहते बहते शायद वो फिर से लौटना चाहते हैं बचपन के उन सरल सहज दिनों में। उनकी तंद्रा टूटी जब नाव वाले ने कहा, बाबू आपका घाट आ गया। नौका से उतरकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ना बहुत तकलीफ देह है, लेकिन फिर भी सूर्यशेखर आज रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर इस गली उस गली पूछ पूछ कर आखिर पहुंच ही गए बंगाली टोला। प्रदीप ने यहीं का पता बताया था। बंगाली टोला में एक विधवा आश्रम है, भगवती भवन। यहीं रहती है गोपा। एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है भगवती भवन। सामने पुराने जमाने का विशाल लकड़ी से बना दरवाजा। उस दरवाजे से प्रवेश करते ही बहुत छोटी सी एक जगह है। वहां खड़े होते ही अंदर का विशाल आंगन दिखाई देता है। घुसने गया ही था कि एक बाधा आकर खड़ी हो गई। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी रास्ता रोककर पूछा, क्या चाहिए? क्या ये भगवती भवन है? काफी नर्वस आवाज में सूर्यशेखर ने पूछा। क्यों, बाहर लिखा है, दिखता नहीं? सूर्यशेखर और क्या कहे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अपने बच्चों से छुपकर ये कहाँ चला आया? बार बार यही बात मन में आ रही थी। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो?
कोई जरूरत नहीं गोपा के बारे में पता करने की। सोचते हुए सूर्यशेखर लौटने को मुड़े। उस व्यक्ति ने इस बार बदले सुर में बात करना शुरू किया। किसी से मिलने आए हैं क्या? सूर्यशेखर सर हिलाकर बोले, हाँ, लेकिन मैं चला जाता हूं। मूंछों वाला व्यक्ति तुरंत बोला, अरे मैंने आपको चले जाने को तो नहीं कहा। क्या करूं, ये औरतों का आश्रम है, थोड़ा कड़क होकर बात करना ही पड़ता है, समझ ही सकते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं इधर उधर से। वैसे आप किससे मिलना चाहते हैं बाबू? वो तुरंत बोले, गोपा। तुरंत ही उनके मुंह से यह नाम निकला। ओह, तो आप गोपा से मिलने आए हैं, तो आइए ना। गोपा, ओ गोपा। मूंछों वाला व्यक्ति चिल्लाकर गोपा को आवाज देने लगा। उस बड़े से आंगन में चारों तरफ कई सारे कमरे बने हुए थे। उन्हीं में से एक कमरे से एक सफेद कोरा थान पहनी एक लड़की बाहर निकली। साथ ही और भी कई औरतें बाहर आ गई। देखकर ही समझ आया कि यहाँ हर एक उम्र की विधवा औरतें रहती हैं। शायद यूं नाम से खोजना मुश्किल ही होगा। लड़की ने कहा, क्या हुआ गोपाल दादा, बुला रहे थे? गोपाल दादा ने सूर्यशेखर की ओर इशारा करके कहा, हाँ देखो तो, कोई तुमसे मिलने आया है। कह रहे हैं गोपा से मिलना है। लड़की कुछ कहे उसके पहले ही सूर्यशेखर ने कहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं जिसे मैं खोज रहा हूं। मन ही मन सोचा, ये तो हो ही नहीं सकती। अब तो गोपा की भी उम्र हो गई है। इतनी देर में गोपाल दादा फिर से पुराना रूप धर लिए। कड़क कर बोला, ये नहीं वो नहीं, तो फिर कैसे समझे आपको किससे मिलना है? क्या सारी औरतों को लाइन हाजिर करवाना चाहते हैं? लग रहा था बस धक्का मारकर सूर्यशेखर को निकालने की ही देर है। सूर्यशेखर को विश्वास था कि प्रदीप ने उससे गोपा के बारे में झूठ नहीं कहा होगा। उसने बताया था कि यही पता है तो यही होगा। जरूर कहीं समझने में भूल हो रही है। अचानक ही सूर्यशेखर गोपाल दादा को धक्का मारकर आंगन में घुस गए और वहां उपस्थित महिलाओं से भर्राए आवाज में पूछना शुरू किया, आप लोगों में से कोई गोपा के बारे में कुछ बता सकता है? कृष्णापुर गांव की रहने वाली है। उसकी ठुड्डी पर एक तिल है, उसे बुला दीजिए। कहिए सूर्या मिलने आया है। भगवती भवन के निवासी सुबह सुबह ऐसी घटना के लिए प्रस्तुत नहीं थे। इतना शोरगुल सुनकर सभी अपना काम छोड़कर आंगन में आकर खड़े हो गए। गोपाल दादा भी उसे देखकर थोड़ी देर के लिए चुप से खड़े हो गए। चारों ओर एक निस्तब्धता छा गई, बस कुछ पल के लिए। एक बूढ़ी स्त्री आगे निकलकर सूर्यशेखर के सामने खड़ी हुई। सूर्यशेखर अंदर ही अंदर एक भीषण झंझावात से लड़ रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, घबराहट सी हो रही थी। मन में यह सवाल हथौड़े की तरह लग रहा कि इतनी दूर आकर भी क्या गोपा से मिलना नहीं हो सकेगा? क्यों नहीं इतने लोगों के बीच से निकल कर आ रही है गोपा? आप कृष्णापुर की सुकन्या की बात तो नहीं कर रहे? उस वृद्धा ने सूर्यशेखर से कहा। हाँ हाँ वही, जाने कैसे उसका ये नाम भूल ही गया था। बस गोपा ही याद रह गई थी। ठीक ही तो है, सब लोग तो उसे सुकन्या के नाम से ही जानेंगे। सूर्यशेखर ने मन ही मन कहा, कहाँ है सुकन्या? वो तो पिछले जाड़े में ही निमोनिया ग्रस्त होकर गुजर गई है। चुनारगढ़ घूमने के बाद मिर्जापुर रुककर सभी एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। इसके बाद विंध्यवासिनी मंदिर की ओर निकलना है। तभी मोबाइल बजने लगा। किसी गोपाल नाम के व्यक्ति ने पापा के मोबाइल से आदित्य को फोन किया और बताया कि उनके पिताजी किसी भगवती भवन नाम के विधवा आश्रम में गोपा नाम की किसी महिला से मिलने आए थे। वहां अचानक सर चकराने से गिर पड़े और सर में चोट आई है। 2 स्टिच भी पड़ी है। फिलहाल पास ही के एक अस्पताल में है। घबराने की बात नहीं है, सीरियस कुछ नहीं हुआ है। सूर्यशेखर से बात करने के बाद आदित्य निश्चिंत हुआ और बार बार गोपाल को धन्यवाद दिया। गोपाल ने बताया कि वो खुद उनके पिता को उनके होटल के कमरे में पहुंचाएगा, वो लोग चिंता ना करें। उन्होंने विंध्याचल जाना कैंसिल कर सीधे बनारस का रास्ता पकड़ लिया। सूर्यशेखर ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। डॉली ऊपर के रेस्टोरेंट में जाकर चिकन सूप बनवा कर ले आई। सभी सूर्यशेखर के पास खड़े थे, उनका हाल चाल पूछ रहे थे और जितना हो सके स्वाभाविक दिखने की चेष्टा कर रहे थे।
किसी ने भी भगवती भवन और गोपा के बारे में कोई सवाल नहीं किया। रागिनी रास्ते में क्या हुआ इन सब के बारे में बात कर रही थी। सूर्यशेखर किसी की कोई बात सुन रहे हैं या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने आप में ही गुमसुम से थे और उसी हालत में किसी की ओर न देखते हुए कहना शुरू किए, गोपा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसके पिता हमारे स्कूल में ही टीचर थे। 8वीं तक हम एक साथ ही पढ़े। उसके बाद पिताजी की मृत्यु होते ही माँ वहाँ सब कुछ छोड़कर मुझे सीधे कोलकाता मामा के घर ले आई। फिर उसके बाद कभी गांव जाना नहीं हुआ। गोपा से भी कभी मुलाकात नहीं हुई। कॉलेज में पढ़ते हुए सुना था कि गोपा की शादी हो गई है। इतने साल बाद बचपन के दोस्त प्रदीप से मुलाकात हुई तो पता चला गोपा यहाँ है। उसके हालात भी ठीक नहीं। सुनकर बहुत दुख हुआ था। सोचा था किसी के हाथ रुपए भेज दूंगा, लेकिन उस दिन तुम लोग छुट्टी का प्लान बनाने लगे तो अचानक ही मेरे मुंह से बनारस का नाम निकल गया। शायद मन की तीव्र इच्छा ने ही शब्द रूप ले लिया था। लेकिन गोपा मर जाएगी, मुझसे बिना मिले इस तरह चली जाएगी, ये नहीं सोच पाया था। सभी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चुप होने पर डॉली बोली, ये बात तो आप हमें भी बता सकते थे, हम सब मिलकर वहां जाते। आदित्य डॉली की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, फिर इस तरह आपका एक्सीडेंट भी नहीं होता। इतनी देर में सूर्यशेखर के चेहरे पर एक धुंधली सी हंसी आकर होठों के किनारे छुप गई। थोड़ा हंसी मिश्रित संकोच के साथ बोले, तुम लोगों से मैं अपने इस पहले प्यार की बात कहता भी तो कैसे कहता, बस इसलिए। इतनी देर से राहुल चुप था। वो बोला, पापा अब तो समय काफी बदल चुका है। आप जानते हैं मेरी कॉलेज की दोस्त अभी भी हमारे घर आती है और आपकी बेटी उसे बैठाकर खिलाती भी है और उससे गप्पे भी मारती है। डॉली नकली गुस्सा दिखाकर बोली, खिलाओ नहीं तो क्या करूं? आते ही बस झूठी तारीफ के पुल बांधने लगती है। डॉली ये कितना टेस्टी बनाती हो, वो कितना अच्छा बनाती हो। असल में मिलने तो आती है अपने पुराने दोस्त से। डॉली के इस अंदाज से कहने पर सभी हंसने लगे। माहौल भी हल्का हो चुका था। अब जाने की तैयारी में सब जुट गए। लेकिन फिर बनारस आने का प्लान भी चलने लगा। विंध्याचल देखना जो बाकी रह गया था। पापा की गोपा के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुपचाप कब रागिनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी। कांच के उस पार गंगा का घाट सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता था, दिख नहीं रहा था। कोहरा बहुत घना हो आया था। रागिनी भी कहाँ गंगा घाट देख रही थी, वो तो उसके भी पार कहीं दूर कहीं और देख रही थी। दिमाग में कई सवालों की कड़ियां एक दूसरे से उलझी जा रही थी। सोहेल, क्या वो कभी किसी दिन इस तरह मेरे लिए? दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती की घोषणा हो रही थी और आरती के गीत उसके कानों में तैरने लगे और उसकी सोच को भी विराम लग गया। रागिनी बुदबुदा उठी, नहीं सोहेल, नहीं, तुम कभी मत आना। मैं ठीक हूं, मैं ठीक रहूंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने मन की बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बयान करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।